नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस संस्करण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, और जैसा कि ग्लोबल टीवी के नाम से जाहिर है, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर जो घटनाएं होती हैं उससे अवगत कराता है। ये ग्लोबल टीवी का 136वां एपिसोड है और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी दर्शकों का, और जो भी इससे जुड़ते हैं, जो अपना समय निकालते हैं, बहुमूल्य समय इसको देखने के लिए, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे वो आर्ट से जुड़े लोग हों, चाहे वो मीडिया के हों हमारे मित्र, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लोग हों, इस भारत के रहने वाले हों, भारत के बाहर के रहने वाले हों, जो दुनिया 7 हिस्सों में बटी हुई है जियोग्राफिकली, उसके किसी भाग में रहने वाले हों, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ग्लोबल टीवी से जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज ले चलते हैं आपको अयोध्या। भगवान राम की नगरी इक्ष्वाकु वंश में कई पीढ़ियों बाद पैदा हुए भगवान राम, जिनकी करुण कहानी हर किसी को व्यथित कर देती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। माता कैकेयी के एक अचंभित कर देने वाले वरदान के फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वनवास होता है, जिसमें वो देवी सीता और लक्ष्मण के साथ दक्षिण भारत, और वहां से जब सीता जी का हरण होता है रावण, राक्षस राज रावण द्वारा, उनको पाने के लिए बानरों, रीछों और उस दौरान की जो ट्राइब्स थी उनसे दोस्ती, मित्रता, जानवर, यहां तक कि जो जानवर, जंगली जानवर थे, उनसे मित्रता करके समंदर पर एक पुल का निर्माण करने के बाद राक्षस राज रावण और उसके कुटुंब से युद्ध के बाद देवी सीता को लेकर अयोध्या वापस आने तक की ये करुण कहानी हर व्यक्ति को व्यथित कर देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। अभी तक जिस राम का वर्णन भारतीय माध्यमों में किया गया है वो अधूरा है, और इस गाथा का, मर्यादा पुरुषोत्तम की इस गाथा का वर्णन कहने में हमसे, जो भी चलचित्र माध्यम से लेखनी जगत के लोग हैं, टीवी से जुड़े लोग हैं, जो भी अधूरापन रहा है उसको पूरा करने की जरूरत है। और इसको पूरा करने में अगर कोई किताब आपकी मदद कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुलसीकृत रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण है। जो अधूरे प्रसंग आपको कहीं और मिल जाए उनसे आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन तुलसीदास ने भगवान राम की उस गाथा का उन्हीं की भाषा में, जिस कौशल राज्य के वो रहने वाले थे, जिसके वो राजा थे, उन्हीं की भाषा में कहकर भगवान राम की गाथा को अनंत काल के लिए अक्षुण्ण बना दिया है। अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य गर्भगृह बन रहा है ना। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसको ना तो राम मंदिर कहूंगा और ना ही मैं उसे राज दरबार कहूंगा। राज दरबार में दरबार लगता है और मंदिर में आराधना पूजा होती है। वो स्थान है जहां भगवान राम पैदा हुए थे, और इसलिए उसको गर्भगृह कहना ही उचित है।
उससे संलग्न मंदिर हो सकते हैं, मंदिरों के समूह हो सकते हैं, लेकिन है वो गर्भगृह और जैसा पहले कहा जाता था राम जन्मभूमि। तो आज अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम है और ये दीपोत्सव इतना भव्य होता है पिछले 7-8 सालों से कि देश विदेश के लाखों लोग अयोध्या में जमा होते हैं और इस दीपोत्सव का आनंद लेते हैं। प्रधानमंत्री भी पिछले साल नरेंद्र मोदी जी वो इसमें भाग ले चुके हैं। उन्होंने अपनी आंखों से इसकी भव्यता को देखा है। महंत श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं और वहां की यूनिवर्सिटी अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और वहां के स्कूलों के विद्यार्थी इसका संयोजन करते हैं। जिले के जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो वर्तमान मेयर हो, चाहे वो निवर्तमान मेयर हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, ये सभी एक साथ मिलकर कार्यक्रम की भव्यता को निश्चित करते हैं और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का जो अमला होता है, जो समूह होता है अधिकारियों का, वो इस समय अयोध्या में इकट्ठा रहता है। सुरक्षा अभूतपूर्व होती है। जैसा मैंने पता किया, वहां के जो हमारे सूत्र हैं, अभूतपूर्व सुरक्षा अयोध्या में दशकों से होती रहती आई है, लेकिन इस दौरान छोटी दीपावली के दिन जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, सुरक्षा अभूतपूर्व होती है। बगैर आइडेंटिफिकेशन के, बगैर पास के आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता राम की पैड़ी के स्थल तक। और आप इसका जो वहां नहीं पहुंच पाते, दूर दराज के क्षेत्रों में है, दिल्ली जैसे महानगरों में, मुंबई जैसे, बेंगलोर, कोलकाता जैसे शहरों में बैठे हैं, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, वो इसका टीवी पर आनंद लेते हैं। शाम को ये दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और मुझे लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ 21 लाख दिए वहां पर लगाए जाएंगे। लेजर शो होगा, साउंड एंड लाइट शो होगा, राम लक्ष्मण सीता का स्वागत किया जाएगा। कुछ ही देर में रामलीला का सारांश दिखाया जाएगा लेजर शो के माध्यम से। मीडिया का जमावड़ा तो वहां होगा ही। और इसके बाद जो अगला कार्यक्रम, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शो होगा, वो 22 जनवरी को जब राम जन्म स्थान के गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच स्वयं करेंगे। दूसरी खबर पर आते हैं, इजराइल। वापस चलते हैं गजा के अंदर। इजराइल और आईडीएफ ने लगभग आधे गजा पर कब्जा कर लिया है। वहां के अस्पतालों की घेराबंदी की है। 3 अस्पताल चिन्हित करके उनके चारों तरफ आईडीएफ की सेनाएं घेराबंदी कर चुकी हैं। इजराइल का कहना है कि यहां पर हमास के आतंकवादी अड्डे बन चुके हैं जो अस्पताल हैं, और यहीं कहीं पर वो 240 लोगों को या तो अलग अलग जगहों पर या एक साथ छिपाया गया है, जो 1400 लोगों में से बचे हुए हैं, जिनका अक्टूबर 7 को अपहरण कर दिया था, जब 7000 के करीब मिसाइलें हमास ने इजराइल पर दागी थी और एक बिल्कुल अजूबे की तरह के ग्लाइडर के माध्यम से वो इजराइल की सीमाओं पर लैंड किया था उन्होंने आर्म्स और आर्सेनल्स के साथ, और 1400 लोगों को 7 जगह पर गोलीबारी करके लगभग कईयों को मारा था और 1400 लोगों को किडनैप कर लिया था। अपने साथ गजा के आतंकवादी अड्डों पर ले गए थे और 240 लोग अभी भी उनकी बंधक में हैं। उनको आज़ाद कराने के लिए इजराइल ने राशन पानी, आईडीएफ ने राशन, मेडिसिन, सभी चीज़ें गजा की तरफ जाने से प्रतिबंधित कर दिया था, और उसने लगभग आधे गजा पर कब्जा करने के बाद अब उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। इजराइल की फौजें कभी भी चेतावनी देने के बाद, कई सारी चेतावनी देने के बाद कि उत्तरी गजा के लोग दक्षिणी गजा में चले जाए, अब उत्तरी गजा में लगभग काबिज हो चुकी हैं। CIA और मोसाद
CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और जो अमेरिका की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और मोसाद के चीफ कतर के प्रधानमंत्री से मिले इस दौरान। उन्होंने बंधकों की रिहाई पर बात की, क्षणिक काल के लिए सीज फायर की बात की और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोलने के मुद्दे पर बात की। बात का नतीजा क्या निकला ये जानकारी नहीं है, लेकिन इसी दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री, जिनको सेक्रेटरी कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड, वो भारत में थे और उन्होंने 2+2 डायलॉग में यहाँ शिरकत की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय समाचार माध्यम, जैसा मैंने पढ़ा आज तक की वेबसाइट पर, यह कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ने भारतीय नेतृत्व पर दबाव बनाया कि एक सिख अलगाववादी की कनाडा में हुई हत्या के मामले में भारत सरकार कनाडा सरकार का सहयोग करे। ये बात कितनी सही है कितनी नहीं सही है, क्योंकि कम से कम सेक्रेटरी ब्लिंकन और सेक्रेटरी डिफेंस या किसी भारतीय नेतृत्व के ट्विटर हैंडल से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है जो आज तक के वक्तव्य से, स्टेटमेंट से मैच करे। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई, स्पेस साइंस से लेकर डिफेंस के मुद्दे पर बात हुई, 1978 से चल रही ट्रीटी की एक बात हुई, कई सारे और मुद्दे पर बात हुई, लेकिन ऐसा कोई ट्विटर सेक्रेटरी ब्लिंकन, सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड या भारतीय खेमे से नहीं आया है जिससे ये लगे कि ऐसी कोई बात की गई है जिससे ये लगे कि अमेरिकी सरकार भारत सरकार पर इस बात का दबाव बना रही है कि एक सिख अलगाववादी की कनाडा में हुई हत्या के मामले में भारत सरकार से कनाडा सरकार का सहयोग करने के लिए दबाव बनाया गया है। अब आते हैं एक और मुद्दे पर, भारत के घरेलू मुद्दे पर। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कई सारे विवादित बयान विधानसभा के अंदर दे डाले और इन विवादों की वजह से वो जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसमें अलग थलग पड़ गए हैं। पहले तो उन्होंने विधानसभा में वुमेन इन जनरल, सामान्य महिलाओं के लिए, सामान्य तौर पर महिलाओं के लिए बड़ी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, ये हर कोई कह रहा है। और फिर उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उनके बारे में बुरा भला कहा। ये उनका जो अपना व्यक्तित्व है उससे ही मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता। तो इसमें नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। दूसरी तरफ राज्यों में चुनाव जोरों पर है, इसके क्या फर्क पड़ेंगे 2024 के इलेक्शंस पर, ये कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। नतीजे इन राज्यों के चुनाव के दिसंबर पहले हफ्ते में आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। सभी पार्टियां अपना जोर लगाए हुए हैं, विशेषकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस, इन्होंने अपना सारी मेहनत सूबों में लगा रखी है। और जैसा मैंने कहा था, पत्रकारों का दल इन क्षेत्रों पर लगभग हर विधानसभा में मौजूद है और वहां से अपने अपने माध्यमों को अपडेट कर रहा है। मैं भी कुछ जगह से अपडेट ले रहा हूं। लग ये रहा है कि इस बार के राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव पर कुछ फर्क डाल सकते हैं। ये तो रही आज के राउंड अप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बातें। फिर मिले किसी और मुद्दे पर चर्चा करें, तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद, नमस्कार।